नमस्कार, मुंबई सिटीजन चार्टर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। अपनी इस खास मुहिम में हम बात कर रहे हैं कि क्या है मुंबई की तकलीफें और नई सरकार को अपना फोकस कहां रखना चाहिए। आज हम मुंबई की एक और दुखती रग पर हाथ रखेंगे और ये है हाउसिंग। आज भी इस शहर की आधी आबादी झोपड़पट्टी में रहती है। घरों की कीमत इतनी ऊंची है कि आम नौकरी पेशा आदमी उन्हें खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता है। इस समस्या के लिए कई सरकारी योजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे कि धारावी रीडेवलपमेंट स्कीम, लेकिन कोई भी योजना इस शहर का नक्शा अब तक तो नहीं बदल सकी है। तो इस बीच आपको बता दें कि जो नए मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट का भी पोर्टफोलियो अपने पास रखा है और ये कहा जा रहा है कि हाउसिंग पर उनका खास फोकस रहेगा। तो ये एक तरह से एक मैसेज है नए मुख्यमंत्री के लिए भी। तो कैसे मिलेंगे मुंबई में रहने वालों को अपना घर और इसके लिए क्या करना होगा सरकार को, इस पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं। और मुंबई सिटीजन चार्टर में चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के चेयरमैन अरुण नंदा, ओमकार डेवलपर के एमडी बाबूलाल गौर और कुशमन वेकफील्ड के साउथ एशिया सीएमडी संजय दत्त। स्वागत है आप सबका। इस बीच हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि अगर आप हमारे इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं और अपने सारे कमेंट्स देना चाहते हैं, एडवाइस या सजेशंस देना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर को, तो आप ट्वीट कर सकते हैं #मुंबई सिटीजन चार्टर लिखकर। फिलहाल शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। बाबूलाल जी, पहले आपके पास आते हैं। आपके मुताबिक क्या होगा सबसे बड़ा और पहला फोकस देवेंद्र फडणवीस का बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, क्योंकि इतनी सारी चीजें और प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं लटकी हुई हैं। जैसे आपका एक हाउसिंग रेगुलेटरी बोर्ड की बात हो रही है, वो नहीं हुआ है। रेंट कंट्रोल एक्ट में तब्दीली की बात हुई है, वो नहीं हुआ है। आपके मुताबिक सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट कुछ सबसे अभी गवर्नमेंट तो अभी आई है और चाह रही है कि जो मोदी जी ने सपने देखे हैं या मोदी जी ने जो कमिटमेंट्स किए हैं उसके ऊपर आगे बढ़े। और भाजपा का ये रहा कि वो डेवलप्ड पार्टी के तरफ से आगे बढ़ रही है। तो देवेंद्र जी के सामने बहुत से चैलेंजेस है, लेकिन बम्बई की जो चैलेंजेस है वो बहुत डिफरेंट है। बम्बई के लिए क्या है, आप 70% जो डेवलपमेंट फ्यूचर होने वाला है वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है आपका रीडेवलपमेंट के थ्रू होना है। अब रीडेवलपमेंट की अपनी खुद की चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट ने स्लम के लिए अलग स्कीम्स बनाई हुई हैं, चॉल्स के लिए अलग स्कीम्स बनाई हुई हैं, महाड़ा के जो बिल्डिंग्स है उनके लिए अलग बनाई है। जाते जाते अभी माननीय पृथ्वीराज जी ने क्लस्टर डेवलपमेंट की जो क्लियरेंस दी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्लियरेंस दिया, उसके ऊपर क्लियरिफिकेशंस बाकी है। तो बंबई कई जगहों में बटा हुआ है रीडेवलपमेंट के ऊपर, और बंबई का जो डेवलपमेंट होना है वो थ्रू रीडेवलपमेंट होना है। गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी चैलेंजेस है स्लम रीडेवलपमेंट एंड जो क्लस्टर डेवलपमेंट है उसका। जी, यहाँ अरुण नंदा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण नंदा जी, कुल मिलाकर आपके मुताबिक क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर कुछ करना है चीफ मिनिस्टर को इस सिटी के लिए, तो पहले जो स्लम्स में करीब आधी आबादी इस शहर की रहती है उनके लिए कुछ कीजिए। आपको लगता है पहला फोकस वो होना चाहिए? देखिए, स्लम की जैसे बाबूलाल जी ने कहा, पॉलिसीज तो है स्लम रीडेवलपमेंट की, बट आप देखिए कि बहुत थोड़े से डेवलपर हैं जो उस एरिया में काम कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां अभी भी हिचकती हैं, हम लोगों ने देखा भी नहीं, क्योंकि जो ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, हम लोगों के पास नहीं है। मैं आपके दर्शकों को छोड़ देता हूं समझने के लिए क्या है क्या नहीं हो सकता। देखिए, दो चीजें चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो एग्जिस्टिंग स्लम्स की रीडेवलपमेंट, बट इस शहर की प्रॉब्लम वहां से सॉल्व नहीं होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि सबको घर मिले जी। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग में अपना काफी एग्रेसिव स्टैंड लिया है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लैंड प्राइस है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी जो है वो लैंड प्राइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेरे पर्सनल जो ओपिनियन है, अब ये लार्जर इशू है क्योंकि बॉम्बे के आसपास बहुत सी जमीनें हैं। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा कि सॉल्ट पैन रोकना ज्यादा जरूरी है एनवायरमेंटल इशू की तरह से, कि जो लोग बॉम्बे में
इनह्यूमन कंडीशन में रहते हैं उनको ह्यूमन हैबिटेट देना ज्यादा जरूरी है। मेरे को जो पॉजिटिव चीज लग रही है कि लगता है ये जो पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरह थे और जिन कारणों से हम काम नहीं कर सकते थे, यदि पॉलिसी में क्लैरिटी आए तो लोग आएंगे। और बट सबसे बड़ी जो बात है कि लैंड की अवेलेबिलिटी, और दूसरी चीज यदि मैं आपको बोलता हूं यदि ट्रांस हार्बर कनेक्शन हो जाए तो कितनी जमीन अवेलेबल हो जाएगी, और जमीन जब अवेलेबल होगी जमीनों की कीमत भी उसी हिसाब से पड़ेगी। डिमांड सप्लाई पे सब ऐसे कहते हैं, लेकिन यही मेरा सवाल है कि जितने भी हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं इस मुंबई सिटीजन चार्टर के दौरान, काफी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा तो खुद ब खुद काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कैन वी रियली वेट फॉर अ ट्रांस हार्बर लिंक आकर बन जाएगा, फिर धारावी रीडेवलप हो जाएगा? देखिए, ट्रांस हार्बर लिंक को टाइम लगेगा, बट आप मेरे को बताइए कि एक फ्लाईओवर बनाने में इस शहर में 3 साल क्यों लगते हैं? आप यदि आप अनफॉर्चुनेट हैं जो वेस्टर्न एक्सप्रेस से आपको यदि घर जाना पड़े शाम को, आज फ्लाइट लेने के लिए हमको 1 घंटे का एक्स्ट्रा कुशन रखना पड़ता है कि हम कलानगर फ्लाईओवर में कितनी देर फंसेंगे। इसके ऊपर में ह्यूमन टॉर्चर, ऑयल छोड़ो, पोल्यूशन छोड़ो, ह्यूमन टॉर्चर की बात करते हैं। सो देखिए, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसको टाइम है। यदि हम रेलवे की एफिशिएंसी बढ़ा दे, वसई, विरार, भोइंदर में अभी भी बहुत जगह मिलती है। हमने अभी भोइंदर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख में हम फ्लैट बेचते हैं। अगली यदि जो लोग उस एरिया में काम करते हैं, कांदीवली, बोरीवली, उनको तो सूट करता है, बट यदि फास्ट ट्रेन चालू हो जाए तो देखिए हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे साफ जगह में रहें, कोई बस्ती में रहना नहीं चाहता है। और ये गलत फहमी है कि बॉम्बे में जो लोग बस्ती में रहते हैं वो गरीब हैं। आप इतने डिश एंटेना देखेंगे और इतनी स्कूटर्स और गाड़ियां देखेंगे, ये तो एक कर्स है कि लोगों को काम करने के लिए ऐसी जगह में रहते हैं। मैं सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। नो नो, इट इज एन इमोशनल सब्जेक्ट, क्योंकि जो लोग मुंबई में रहते हैं वो काम करते हैं, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट में काम करते हैं, क्यों वो इनह्यूमन कंडीशंस में रहे जी। 65 साल इंडिपेंडेंस के बाद लोगों को ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। नहीं तो कहां पे गाड़ी अटकी हुई है अब तक, और कैसे उसको हम सुधारें? अब यहाँ रेगुलेटरी थोड़ा यहाँ पे हर एक आदमी का आज तक वेस्टेड इंटरेस्ट होता था। बिल्कुल, तो इस पर आते हैं। बाबूलाल वर्मा जी, अगर आप बताएं, अब तक एक इंप्रेशन रही है, और सही या गलत है ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इंप्रेशन रही कि जो महाराष्ट्र की सरकारें रही हैं और जो पॉलिसी तय होती है हाउसिंग और रियल एस्टेट को लेकर, उसमें जो एक बिल्डर लॉबी कहिए या डेवलपर्स कहिए, रियल एस्टेट के जो बड़े लोग होते हैं उनका बड़ा हाथ होता है। वो ही एक तरह से पॉलिसी डिसाइड करती है, क्या चीज तेज दौड़े, स्लो हो जाए, वो सारे डिसाइड करते हैं, क्योंकि प्राइसेस को अच्छा खासा एलिवेट रखना है। आपको लगता है नई सरकार यही गलती करने से बचेगी? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी ये खाली धारणाएं हैं कि ऐसी कोई लोबियां होती है। बॉम्बे के अंदर ज्यादातर जो डेवलपमेंट है वो रीडेवलपमेंट के तरफ से होता है, और रीडेवलपमेंट लोगों का सब्जेक्ट है। लोग आ गए वहां पे, पॉलिटिकल विल आ गई। पॉलिटिकल विल मतलब वोट बैंक आ गया। तो जो अभी तक जितनी पॉलिसी फॉर द रीडेवलपमेंट हुई है वो लोगों के लिए हुई है। दिक्कतें कहाँ है? जैसे नंदा जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्बे का कहाँ दब गया? आपने डेवलपमेंट प्लान तो बन गया था आज से 20 साल पहले, लेकिन वो डेवलप क्यों नहीं हो पाया? आज जितनी हमारे प्लान के ऊपर सड़कें हैं या जितने भी सीवरेज लाइनें हैं वो डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है? जब तक आपका रीडेवलपमेंट अगर पूरा नहीं होगा तो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जगह पे नहीं मिलेगा, और जब तक वो जगह पे नहीं मिलेगा तब तक आपको सिटी में जो आज जो प्रॉब्लम आ रही है उससे आपको निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम बार बार घूम के सभी गवर्नमेंट को एक ही चीज बोलते हैं कि आपने जो पॉलिसी तो बना दी, लेकिन इन पॉलिसियों को जो आपने क्लियरिटी नहीं की है, और ये जो पॉलिसियां जहां रुक रही है, अभी 1-1.5 साल पहले सबसे बड़ा चंक होता है महाड़ा का,
महाड़ा ने मतलब हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि महाड़ा की जितनी लैंड है वो गवर्नमेंट खुद डेवलप करेगी। महाड़ा विल बी अ डेवलपर। आप सोचिए महाड़ा को अगर खुद की ओपन लैंड के ऊपर अगर डेवलप करना हो तो कितना टाइम लगता है। तो महाड़ा अगर स्लम डेवलपर करके अगर आगे आएगी और वो कब डेवलप करेगी, उससे क्या हुआ, एक स्टैंड से बॉम्बे के अंदर जितनी महाड़ा की लैंड थी उसका डेवलपमेंट पूरा बंद हो गया। उसमें अगर प्राइवेट प्लेयर्स भी थे वो प्राइवेट प्लेयर को भी एनओसी नहीं मिली, इसलिए वो काम बंद हो गया। नहीं, वो काम बंद हो गया, लेकिन रीडेवलपमेंट, और क्योंकि आप उस पर इतना फोकस रख रहे हैं और नन्ना जी इस पर मैं आपका व्यू चाहूंगी। एक प्रॉब्लम जो आज बनकर हुई है मुंबई में रीडेवलपमेंट को लेकर, रीडेवलपमेंट होते ही और घर बनते हैं, कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत है कि उनकी टाइमलाइन बहुत आगे पीछे हो जाती है। वो घर समय पर नहीं बनते या आधे बनकर पड़े होते हैं, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। जो घर बनते हैं और अलग से बेचने हैं उस बिल्डर को, वो ऊंचे दाम पर है, यानी ज्यादा लोग डिस्पोसेस हो गए और एक और खाली फ्लैट बंद पड़ के बन गई है मुंबई में। आपको लगता है ये रीडेवलपमेंट वाला फॉर्मूला काम कर रहा है हमारे लिए? अभी तक तो नहीं काम कर रहा है, बट उसके बगैर कोई चारा भी नहीं, क्योंकि देखिए कुछ तो एफिशिएंसी सिटी की लैंड यूज पे लानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक आदमी कम्यूट के लिए नहीं है। अब ये क्यों नहीं चल रहा है ये मैं चैनल पे नहीं बात कर सकता, मैं आपको अकेले समझा सकता हूँ, बट एक हाथ से ताली नहीं बजती है, और यहां पे 2 नहीं 3-4 हाथ है। हमने देखा है कि टेनेंट भी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लास्ट में रुकूंगा तो बिल्डर मेरे को कुछ ज्यादा दे देगा। अब हर आदमी कहे कि मैं लास्ट 10% में रहूंगा तो फिर आगे नहीं बात बढ़ती है। ग्रीड वहां भी आ गई है, लोग टेनेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं और कहते हैं जी हमको 1.5 गुना दे दो। यदि मैं टेनेंटेड प्रॉपर्टी में रहता और मेरे को उतनी जगह यदि ओनरशिप पे मिल जाए कारपेट एरिया पे, मेरे को और क्या चाहिए जी। डेवलपर को चाहता है मैं पहले सेल बिल्डिंग बना लूं फिर ये कर, अब दैट्स नॉट द राइट थिंग। अब जो बाकी लोग बैठे हैं वहां पे चीलों की तरह, उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहां चील बहुत होते हैं। नहीं, तो इसी के लिए तो एक हाउसिंग बोर्ड बनना था, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड बनना था, और इसका प्लान सामने आया है फरवरी में, अब तक इस पर कुछ हुआ नहीं है, तो ये भी एक प्रायोरिटी होगी। साथ में रेंट कंट्रोल एक्ट का क्या करना होगा ये भी नए मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ा सवाल होगा। ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं मुंबई की सबसे बड़ी एक समस्या की, वो है घर का, हाउसिंग की, और ये समस्याएं इतनी सारी हैं। अनअफोर्डेबल हाउसिंग है, यहाँ पर आधी आबादी बहुत ही बदतर हालत में रहती है झुग्गी झोपड़ियों में, और किस तरह से इसको सुधार सकती है नई सरकार, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब कुशमन विकफील्ड के संजय दत्त भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके मुताबिक किस तरह का एक फ्रेश टेक लेना चाहिए नई सरकार को और देवेंद्र फडणवीस को, ताकि मुंबई की हाउसिंग प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ सुधार आए? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनके जो वोट बैंक्स होते हैं वही सबसे बड़ा एक मुद्दा बनता है उनकी पॉलिसीज का। और जो रेंट कंट्रोल एक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में, वो शुरू से ही टेनेंट फ्रेंडली बनाए गए हैं, टेनेंट को ज्यादा फेवर में उनका डिसीजन रहा है। उसकी वजह से ही जितनी ओल्ड प्रॉपर्टीज जो बुरी हालत में हैं, जिनको रीडेवलपमेंट करना है, वो उनको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वहां पे टेनेंट्स बैठे हुए हैं। टेनेंट्स वहां पे 100 रुपए 200 रुपए रेंट भाड़ा दे रहे हैं, और वो जो ओनर है जो उस बिल्डिंग को, जिसका फर्ज बनता है उस बिल्डिंग को मेंटेन करे या डेवलप करे, वो डेवलप नहीं कर पा रहे। तो सरकार को रेंट कंट्रोल एक्ट में अमेंडमेंट्स लानी पड़ेगी, थोड़ा डेवलपमेंट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। टेनेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो डेवलपमेंट और जो ओनर है, जिसका हक बनता है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको भी पूरा हक मिलना चाहिए। जैसे ही आप उस रेंट कंट्रोल एक्ट को अमेंड करेंगे, आपको तुरंत रिजल्ट्स सामने नजर आएंगे। जी, तो यहाँ पर 2 मेन पॉइंट्स जो अब तक चर्चा में निकल कर आए हैं, एक तो रीडेवलपमेंट के प्रोसेस को आप आसान बनाइए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाइए, और आपने रेंट कंट्रोल एक्ट की बात की। अब एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं। वर्मा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अब तक हमने देखा है कि जो हाई राइजेस बनी भी हैं मुंबई में, नॉट रीडेवलपमेंट, जनरली जो बनी है, वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते बनी है?
क्योंकि उसके साथ फिर पार्किंग की दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जहां अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए, फायर टेंडर वहां पहुंच नहीं पाती हैं, और ऐसे हमने ट्रेजेडीज देखे भी हैं पिछले कुछ सालों में। आपको लगता है पूरे सिस्टम को रिविजिट करने की जरूरत है जब आप ऐसे परमिशंस देते हो? क्या आप बेसिक लिविंग कंडीशंस को भी देख रहे हो? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअल में लास्ट 5 साल में तो जरूर थोड़ा सा फर्क हुआ है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पहले कि जैसे आज से 5 साल पहले जो प्लानिंग अथॉरिटी की प्रोसेस हुआ करती थी या जो सोचने का नजरिया हुआ करता था वो थोड़ा सा डिफरेंट लीनियर था, लेकिन लास्ट 4-5 साल में तो सीएफओ, फायर फाइटिंग वाले या जो आप सीवरेज वगैरह के देखते हैं तो वहां कुछ ना कुछ, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ आपका वो एक प्लॉट जो है उसके ऊपर आपको परमिशन देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वहां का एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, वो जाके ये नहीं देखते कि वो सीवरेज की कैपेसिटी है या नहीं है, वो ये नहीं देखते कि उस रोड में कितनी कैपेसिटी है, यहाँ पे जो अगर 50 घर या 500 घर या 5000 घर आ रहे हैं तो उसमें वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। ये जो सोच है वो सोच उस पर्टिकुलरली जो प्लानिंग अथॉरिटी वाला बैठता है वो नहीं देखता है। ये तो सोच, जैसे अभी हमारे नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनको जब बॉम्बे का लकीली उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, 15 साल 20 साल बाद फिर उनको डेवलपमेंट प्लान चेंज करने का मौका मिल रहा है। लैंड यूज पॉलिसी अब चेंज होने वाली है। लैंड यूज प्लस डेवलपमेंट प्लान, पूरा बॉम्बे का डीपी प्लान चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उनको पूरा मौका मिल जाएगा कहां पे रोड डालना है, कहां पे ब्रिजेस डालनी है। आज से कई साल पहले जब पहला डीपी बना था तब ब्रिजेस या मेट्रो या मोनोरोल का थॉट भी नहीं था, आज वो आ गया है। तो हम अगर नया डीपी बना रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को जरूर उसके ऊपर ध्यान देते हुए मेरे हिसाब से वो करना चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नंदा जी, जब हम नए घरों की बात कर रहे हैं उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना जरूरी है, क्योंकि उस एरिया में ओपन स्पेसेस कहाँ हैं, अस्पताल कहाँ हैं, घर कहाँ हैं। हर देश में, हर शहर में इसके बारे में सोचा जाता है। बस मुंबई एक जगह है कि कहीं पर भी बिल्डिंग एक्चुअली स्प्राउट्स और उसमें लोग रहने पर चले जाते हैं। देखिए, एक बॉम्बे शहर है और मुंबई जहां पे लैंड रिस्ट्रिक्टेड है। ये प्रॉब्लम आपको बेंगलोर में आप देखिए, अभी भी 5-6 हजार रुपए स्क्वायर फुट में अच्छी जगह में मकान मिलता है, क्योंकि लैंड, क्योंकि हम आइलैंड थे और पेनिनसुला थे, हम फंस गए। दिल्ली में एक तरफ नोएडा बढ़ गया, एक तरफ गुड़गांव पड़ गया, तो फरीदाबाद आ गया। सो बॉम्बे की प्रॉब्लम थोड़ी टिपिकल है, बट एज ए सोसाइटी हमको थोड़ी सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई मतलब हर एक आदमी अपनी, लोग, मैं आपको सफाई करूं बोलो, आप अपने किचन की सफाई करते हो और खिड़की से फेंक देते हो, मेरा घर साफ हो गया। आई थिंक आप कह रहे हो ना कि पहले हमको लोगों को एजुकेट करना और अपने को सिविक सेंस जो है उससे एक आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जितनी ट्रैफिक की आप प्रॉब्लम बात करते हैं, यदि कोई आदमी आके यूं गाड़ी ना रोके, आप देखिए, आप यदि ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करें, लोग पेडेस्ट्रियन लाइन पे ना रहें, आप टाइम से पहुंचेंगे। बट कमिंग टू स्पेसिफिक हाउसिंग इशू, आपने 2 सजेशन की बात करी, तो मैं 2 सजेशन अपनी पहले ही दे देता हूं। एक तो आई थिंक मैक्रो लेवल पे प्लानिंग की जरूरत है। हम माइक्रो, हम क्या करते हैं, आप कोई भी देख लो, आप एक्साइज एक्ट से लेके बिल्डिंग प्लान तक देख लो, हम उस पर बैंडेड लगाते हैं। आप छोटी मोटी प्रॉब्लम, किसी को फूंसी हो, बैंडेड लगा सकते हो। हमारी प्रॉब्लम फूंसी की नहीं है जी, हमको बैंडेड। वी नीड टू थिंक मैक्रो। और मैक्रो में जब तक आप एक, देयर वाज अ गुड आइडिया टू क्रिएट ए न्यू बॉम्बे, बट इट डिड नॉट टेक ऑफ द वे वी वांटेड इट टू टेक ऑफ। बट टुडे पीपल आर मोर एजुकेटेड, पीपल हैव मोर पेइंग पावर, disposable incomes have gone up. So today if it is planned, and देखिए, मैं इस उम्र में एक चीज आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, यदि लोगों को उसके रहने के लिए अच्छा घर मिले, उसके बच्चों को एजुकेशन मिले और अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो वो आधा घंटा एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा। नहीं, वो तो करते ही हैं। मुंबई में लोग ऐसे ही आधा घंटा एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, लोग ऐसे ही जीते हैं, इसके बावजूद उन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए संजय जी, एक जो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है और यहाँ पर बार बार कही जाती है कि एफएसआई आप बढ़ाइए, एफएसआई बढ़ाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि ये एक बड़ा सोल्यूशन हो सकता है, या फिर ऐसा सोल्यूशन होगा जो शायद एक ही तबके को फायदा पहुंचाएगा? मेरे हिसाब से अगर आप एफएसआई बढ़ाते हैं और साथ में कुछ कंडीशंस रखते हैं कि इतना परसेंटेज आप अफोर्डेबल के लिए बनाइए, सेपरेट प्लॉट, सेपरेट सर्विसेज, अमेनिटीज का पूरा
जुगाड़बंदी कर दिया जाए मैक्रो लेवल पे, जैसे नंदा जी कह रहे हैं, और उस सब की प्लानिंग करके वो एफएसआई बढ़ाएं तो बेहतर होगा। आप वैसे ही थोड़ा थोड़ा रेंगते 1.5 एफएसआई से 2 से 2.5, 2 से 3, 4 ऐसे करेंगे तो मान लो 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बढ़ ही नहीं पाएगा। बिकॉज जो प्लानर्स हैं वो कभी सोच नहीं पाएंगे कि यहाँ पे 11 एफएसआई या 10 एफएसआई कभी बनेगा इस सिटी में, जैसे हम लोगों ने ब्रिजेस और मेट्रो के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो एफएसआई से लाभ होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा डेंसिटी की वजह से आपको ज्यादा रेवेन्यू भी मिलेगा और सरकार को उस पैसे को आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो सब प्लानिंग के साथ हो सकता है। जी, यहाँ अंत में बाबूलाल जी, आपके मुताबिक क्या एक बड़ी जो दिक्कत रही है रियल एस्टेट और मुंबई की, जब हम बात करते हैं, क्योंकि अरुणनंदा जी ने बात की कि गंदगी को हमको हटानी है, इस सिस्टम में भी काफी गंदगी भरी हुई है, और शायद ये आप मानना नहीं चाहेंगे लेकिन आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि यहाँ पर फाइलें जिस रफ्तार से निकलती हैं आगे वो बहुत धीमे हैं और उसके पीछे कई कारण होते हैं। क्या उस गंदगी को साफ करना पहला काम होना चाहिए मुख्यमंत्री का, और उससे सारी चीजें फिर फ्लो होंगी? नहीं, जरूर, मतलब ये हमेशा सब हम लोगों को बड़ी तकलीफ आती है। हम सब डेवलपर्स एक ही बोलते हैं, सिंगल विंडो कीजिए, प्रोसेसेस स्मूथ कीजिए। अगर बॉम्बे या कहीं पे भी डेवलपमेंट चाहिए तो प्रोसेसेस स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन ये सब के पहले जो थॉट प्रोसेस है या जो हमारे जो सिटी के लिए जो विजन होना चाहिए या सोच होनी चाहिए, वो आप अगर बना के पहले प्लान के ऊपर रखिए, टेबल पे रखिए, फिर जहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे ये हम सब ने बोला है कि जैसे हाउसिंग रेगुलेटरी बिल की हमने डिस्कस की, वो पास हो गया, जल्दी से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, लेकिन वो एक और नया एड ऑन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से 6 महीना और लग जाए। तो प्रोसेस को फास्ट कीजिए। तो चलिए, अगर आपको एक सजेशन देना होगा मुख्यमंत्री को तो क्या होगा? वो एक सजेशन है कि उनको कोई भी हिसाब से जो पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, बम्बई 70% टूट के फिर बनने वाला है, उसके ऊपर वो सोचे और पॉलिसी को पूरा का पूरा रीडिफाइन करें। जी, आपने आपकी एक चीज बताई, मैक्रो लेवल प्लानिंग, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? देखिए, एक तो डिस्क्रिशनरी, यदि आप डिस्क्रिशन निकाल देंगे तो ये फाइल रुकना बंद हो जाएगा। लॉज शुड बी ट्रांसपेरेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इस शहर को चाहिए, देयर मस्ट बी डिफाइंड एरियाज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग विद डिफरेंट एफएसआई लिटिल अवे। उसमें क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। यदि बीडीडी चौल को रेफरेंस को कहीं पे और दे तो कितने, उतना पैसा जो गवर्नमेंट को मिलेगा उससे 20 टाइम 30 टाइम 40 टाइम लोगों को एकोमोडेशन देके गवर्नमेंट के पास फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बचेगा। तो अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। संजय जी, 1800 एकड़ पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का लैंड और 6500 एकड़ धारावी का लैंड और डिफेंस का लैंड बेच देना चाहिए। चलिए, तो ये एक बड़ा मूव हो सकता है नए मुख्यमंत्री के लिए। काफी सारे सजेशन यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस खास मुहिम में हिस्सा लेने के लिए। और आप सब भी ट्वीट कर सकते हैं #मुंबई सिटीजन चार्टर को लिखकर। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। नमस्कार।